लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 को मंजूरी मिल चुकी है। 13 दिसंबर को ये अधिसूचना जारी की गई है गवर्नमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट पर। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कई सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें कहीं भी किसी के सिग्नेचर नहीं है किसी भी पेज पे, या फेक है या फिर नहीं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपके लिए नीचे मेंशन किए गए हैं। कहा जा रहा है ये जो शासनादेश है ये इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेबसाइट से सत्यापित की जा सकती है, वेबसाइट भी दी गई है। अब यहाँ पर इस नियमावली में क्या क्या है, यहाँ पर सदस्यों के बारे में भी बात कही गई है और शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया किस तरीके से होगी इसकी भी बात की गई है। इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, एकेडमिक मेरिट जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी या हटेगी, टेट का 1/4 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, इस प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। आइए यहाँ पर हम एक एक करके बात करते हैं। वैसे तो ये काफ़ी पेज हैं, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। 76 पेज हैं इसमें। अध्यक्षों के बारे में और जो आयोग का प्रारूप है उन सब के बारे में इसमें बात की गई है। नाम की बात करें तो यह नियमावली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 कही जाएगी। परिभाषा वगैरह से आपको मतलब नहीं है, आप ये जानना चाह रहे होंगे कि चयन की प्रक्रिया, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी। यहाँ पर देखिए अध्याय 2 में आयोग के गठन के बारे में बात कही जा रही है, यानी आयोग के जो सदस्य होंगे उनमें कौन कौन लोग होंगे उनकी बात कही जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 3 में क्या बातें कही जा रही हैं। और अध्याय 3 में देखिएगा आयोग की कार्य संचालन की प्रक्रिया की बात कही जा रही है, जिसमें बैठक और यहाँ पर अन्य बातें कही जा रही है कि कार्य आवंटन की प्रक्रिया, कौन सा कार्य कौन संभालेगा। परीक्षा समिति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य के बारे में बात कही गई है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू पैनल की बात कही गई है। फिर आ जाते हैं अध्याय 4 में, जो आपके काम की चीज़ें हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं। अध्याय 4 की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, अध्यापक अनुदेशक की अर्हता को लेकर के यहाँ पर बातें कही गई हैं। राष्ट्रीयता के बारे में कहा गया कि अध्यापक या अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, 1955 के अकॉर्डिंग भर्तियां होंगी। यहाँ पर भारत का नागरिक, ठीक है, जैसे बिहार में जब वैकेंसी आई थी तो बिहार के लोग ये कह रहे थे कि बिहार में सिर्फ बिहार राज्य के लोगों को मौका मिलना चाहिए क्योंकि अदर स्टेट में भी ऐसा ही है। लेकिन अब की जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली है, इसमें भी ये बात कही जा रही है कि भारत का नागरिक यानी भारत के किसी भी राज्य से हो, अगर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आती है, इस नियमावली के तहत आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। आयु की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो पहले से नियमावली चल रही थी, ठीक है, उसी के अनुसार समय समय पर चीज़ें होंगी। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और यहाँ पर पूरा जो है पिछला वाला ही जो चीज़ें चल रही थी उसी के अनुसार चीज़ें होंगी। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हताएँ जब बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताएँ तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों, सेवा नियमावली, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार होंगी। प्राधिकृत अधिकारी भरे जाने वाले पदों के अध्याचन और आरक्षण पर विनिश्चय करेगा। यानी जो पहले से प्रक्रिया चल रही थी उसी के आधार पर होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि टेट का 1/4 जुड़ेगा, इन सब को लेकर के ऐसी कोई बात इस नियमावली में निकल करके नहीं आई है ना। अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के स्रोत वही होंगे। यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जो है अध्याय 5 में इसके बारे में डिटेल से कहा जा रहा है कि अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के स्रोत वही होंगे जो संबंधित अधिनियमों, सेवा नियमावली या विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित है। यानी पहले जो नियम चले आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। आगे कहा जा रहा है रिक्तियों का अवधारण और अधिसूचित किया जाना। तो इसमें भी वही कहा जा रहा है कि सीधी भर्ती के प्रयोजन से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 1 के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या का अवधारण करेगा। रिक्तियों को यथास्थित निदेशक उच्च शिक्षा या निदेशक माध्यमिक शिक्षा या बेसिक शिक्षा निदेशक या महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से आयोग को यहाँ दी गई रीति से अधिसूचित करेगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है सीधी भर्ती द्वारा
भरे जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए भर्ती के वर्ष के अंतिम दिनांक को सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करना, यानी जो भी रिटायर हो रहे हैं उन पदों को भी यहाँ पर ऐड करने की बात कही जा रही। कुल मिलाकर अगर हम इस नियमावली को संक्षेप में कहें तो कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें पहले से सरकार के द्वारा नए आयोग के नाम पर वर्षों इंतजार कराया गया ताकि शिक्षक भर्ती परीक्षा मुद्दा न बन सके। यूपी टेट की परीक्षा वर्षों से नहीं हुई है, लेकिन इस नियमावली में भी सारी चीज़ें वही हैं। फालतू का एक तरीके से टाइम वेस्ट हुआ अभ्यर्थियों का, एक उम्मीद लगाए बैठे थे अभ्यर्थी कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। कम से कम यही हो जाता कि हर वर्ष रिक्त पदों का ब्यौरा आएगा और हर वर्ष भर्ती निकाली जाएगी। अगर एक ये लाइन होती तो कम से कम जो 2-3 साल से कैंडिडेट उम्मीद लगाए थे उनको कुछ राहत होती। क्या मिला? 3-4 साल के इंतजार करने के बाद जो नियमावली आई उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, संतुष्ट चीज़ें हैं। तो जब काम वैसे ही ठीक तरीके से चल रहा था, अलग अलग आयोग थे, अलग अलग परीक्षाएं थी, काम चल रहा था, वैसे ही चलने देते। अगर इसमें कुछ नया निकल करके आ रहा है, तेज़ी से काम हो रहा है, तब तो ठीक है। अब एक ही आयोग पर इतनी सारी जिम्मेदारी होगी तो वो काम अच्छे से कर पाएगा नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल यहाँ पर इंटरव्यू की बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नहीं की गई है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की बात कही जा रही है, ठीक है। जहां साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है वहां साक्षात्कार के लिए 10% अंक रखे जाएंगे, यानी जिन परीक्षाओं में, जिन वैकेंसीज में अभी तक साक्षात्कार की प्रक्रिया होती थी वहां साक्षात्कार होगा और उसका 10% अंक जोड़ा जाएगा। 90% जो रहेगा वो लिखित परीक्षा का रहेगा, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के 3 से 5 गुने जैसा हो सकता है। अंतिम कटऑफ प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। चयन की निष्पक्षता एवं शुचिता को बनाए रखने के दृष्टिगत चयन की प्रक्रिया अंतिम परिणाम से पूर्व अभ्यर्थियों के अंक प्रकट नहीं किए जाएंगे। क्या बात है, मतलब अंक नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अंतिम परिणाम से पूर्व डायरेक्ट लिस्ट में नाम होगा। अध्यापक एवं अनुदेशक के जिन पदों पर साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है उसमें आयोग लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त हुए अंकों को जोड़कर, और जहां केवल लिखित परीक्षा होनी उसमें आयोग मात्र लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापन के सापेक्ष मेरिट क्रम में जो अभ्यर्थी सर्वाधिक उपयुक्त पाए जाएं उनका एक पैनल तैयार करेगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट समान होती है तो ऐसे में सर्वप्रथम लिखित परीक्षा के अंक देखे जाएंगे। लिखित परीक्षा के भी अंक समान होने पर साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को देखा जाएगा। दोनों के अंक समान होने पर अनिवार्यता का अधिकतम प्रतिशत पीएचडी और जीआरएफ नेट पीएचडी आदि देखा जाएगा। सभी के अंक समान होने पर अंत में स्नातकोत्तर के प्राप्तांक देखे जाएंगे। लिखित परीक्षा में साक्षात्कार तथा अनिवार्यता के प्रतिशत अंक समान है तो उस अभ्यर्थी का नाम जो आयु अधिक हो, जैसा कि अभी बीपीएससी ने किया था, ठीक है, उसको उच्चतर स्तर पर रखा जाएगा। ये है चयनित अभ्यर्थियों के नामों की सूचना और अन्य चीज़ें हैं, ठीक है। इस संबंध में आगे की कोई अगर अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको मतलब जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हों, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 साल से आप वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आयोग की गठन और शुल्क इन सभी की बात कही जा रही है। कोई बदलाव ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला जिसकी आप उम्मीद लगाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।